Assalamualaikum students. जी आज हम कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो क्वेश्चन है तो पूछिएगा बीआरएस के हवाले से। सर बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 3 ईडन गारमेंट सर, उसमें एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम था। जी मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। जी ईडन गारमेंट्स बताइएगा। सर इसके अंदर जो हम बीआरएस बना रहे हैं ना सर, उसके अंदर जो अनप्रेसिडेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स है ना सर, उनका जो सम आ रहा है ना वो सही नहीं आ रहा सर, वो काइंडली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ना आउटस्टैंडिंग चेक्स amounting to this amount and include a check of 50,000 issued to supplier bearing an incorrect pay's name. Check was returned and recorded on 15th July. आप 30 जून की एंट्री कर रहे हैं। देखिए 50,000 का चेक आपने इशू किया है और उस पर गलत पेइस नेम लिख दिया था और चेक वापस आया 15 जुलाई को। अच्छा and the check was returned and recorded on 15 July, ठीक है। तो ये 50,000 चेक इसमें शामिल है, इसको माइनस करेंगे। A check issued to supplier for 85,000 was recorded in bank book as rupees 58,000। एक चेक जो है वो 85,000 का है, वो आपने बैंक बुक में 58 का रिकॉर्ड कर दिया, यानी 27,000 से कम रिकॉर्ड किया। जब कम रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियसली जो अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट है वो आप वहीं से बनाते हो, तो वो भी कम रिकॉर्ड हुई, तो ये आप इसमें ऐड कर दोगे। A check dated 20th December 2015 for 4630 issued for repair of car was misplaced. The repair charges were paid in cash and the misplacement of check was not recorded. अच्छा एक चेक था 4630 को आपने रिपेयर ऑफ कार के लिए इशू किया था और मिसप्लेस हो गया। रिपेयर चार्जेस वर पेड इन कैश। अच्छा रिपेयर चार्जेस आपने कैश में पे कर दिए हैं और मिसप्लेसमेंट ऑफ चेक वाज नॉट रिकॉर्डेड। देखिए एक चेक आपने दिया एक पार्टी को और उससे वो मिसप्लेस हो गया, आपने उसके अगेंस्ट उसको कैश दे दिया, तो चेक को रिवर्स नहीं किया। जब चेक को रिवर्स करोगे तो ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग चेक में से ये तीनों अमाउंट एडजस्ट करनी है। 50,000 माइनस होगा, 27 प्लस होगा, 4630 माइनस होगा। सर 27 ऐड क्यों होगा, दोबारा बता दें। वो चेक कम रिकॉर्ड हुआ है ना। देखिए आपने चेक इशू किया था 85,000 का, ठीक है, और आपने बुक में रिकॉर्ड किया 58,000 से। जब बुक्स में कम रिकॉर्ड किया तो वो आप जो अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट बनाते हो वो बुक से बनाते हो, तो जब वहां से अमाउंट ही कम लिखी गई तो अनप्रेजेंटेड का टोटल भी कम हुआ, तो ये जितना डिफरेंस है ना उससे आप इसको दोबारा ऐड करोगे। एडजस्टेड भी है, वहां पर एडजस्ट भी होगा, कैश बुक में भी आएगा।
सर लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ना बुक में सर, उसके अंदर जो ये दूसरा है ना 85 और 58 वाली सर, उसने वो इंक्लूड ही नहीं की है उसके अंदर। नहीं किया हुआ? नहीं सर। अच्छा, एग्जामिनेशन को बैंक स्टेटमेंट, चले इसको मैं देखता हूँ, आगे देखिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। वैसे आना तो चाहिए क्योंकि इसने एग्जामिनेशन बैंक बुक बैंक स्टेटमेंट रिलेटेड कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की हुई। दूसरा देखें, अनक्रेडिट अनक्लियर चेक अमाउंटिंग टू 6460,000 include a check of 366 receipt from a customer was returned by bank as amount in words was not in conformity with the amount in figures. Return was not recorded and check was sent to customer for replacement. ठीक है, यानी ये चेक जो है ना, आपने अनक्लियर चेक था, आपने चेक वापस बैंक से वापस आ गया हो क्योंकि अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट जो फिगर्स हैं वो टैली नहीं हो रही, और आपने ये चेक वापस भेज दिया हुआ है पार्टी को रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये वाला चेक आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ये माइनस होगा। और check of 76 receipt from customer in settlement of an invoice availing a payment discount of 5%. Collection was recorded by EG at gross amount of invoice. Collection was recorded EG gross amount. ठीक है, चेक आपको रिसीव हुआ 76,000 का, ठीक है, और आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट का मतलब है कि ये 95% है ना, इसमें 5% डिडक्ट होके आया है, तो 76 को अगर क्रॉस अप करो तो 80,000 बनता है। इसका मतलब आपने 80,000 पे चेक को रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि होना चाहिए था ये 76,000 से, तो 4,000 से कम रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है सर ये 4000 को हम क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डिस्काउंट है ना। 4,000 डिस्काउंट है, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे, वो कैश बुक की बात कर रहे हैं, अभी तो अनक्लियर चेक की आप बात कर रहे हैं। सर वो लिखा हुआ है ना कि द चेक वाज रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनवॉइस, मतलब 80,000 पे हमने उसको डेबिट किया था। जी, तो आप इसको क्रेडिट करोगे ना, ये सर 4000 क्रेडिट करेंगे ना। 4,000 से इसको क्रेडिट करोगे ना, तो कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। यस सर। आपको जब कोई चेक रिसीव होता है तो आप ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करके साथ ही उसकी पेमेंट भी रिकॉर्ड करते हो दोनों साइडों पे, ताकि उसकी नेट अमाउंट बन जाए। शो तो 76 ही होना है, उसमें तो गलती कोई नहीं है। सर जो हमने कलेक्शन किया वो तो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय ईजी, हमने तो जी सिर्फ जी, डिस्काउंट को क्रेडिट करना है ना। कि वो कैश बुक में करना है ना, डिस्काउंट को ही करना है कैश बुक में। यस सर। 76 रिकॉर्ड हो चुका है और वो गलत नहीं है, 80,000 रिकॉर्ड हो चुका है, वो गलत नहीं है। ठीक है, यस सर। चले इन क्वेश्चंस को भी करेंगे ना, तो आज का दिन मैं जरा चाह रहा हूँ कि वीकेंड आ जाएगा तो मैं जरा ये वाला कंप्लीट करवा लूँ ताकि अगले वीक में हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें इन क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट वीक जरा हम रखते हैं प्रैक्टिस की, इसमें बीआरएस के जो 3 क्वेश्चन है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो भी कर लेंगे रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन। रेक्टिफिकेशन पे इतना टाइम नहीं लगेगा हमारा, ये क्वेश्चन छोटे होते हैं। अच्छा, हमने शुरू से मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। हमने 2 किस्म की एरर पढ़ी थी। एक एरर्स वो होती हैं जो इफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, इफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, यानी मीन ऐसी बल्कि पहले हम वो पढ़ते हैं, डू नॉट इफेक्ट ट्रायल, ऐसी एरर जो ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती, यानी एरर होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। इसमें हमने 2 डिस्कस भी की थी शायद, जिसमें सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या थी? ऐसी एरर जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। हमें जो फ्रेमवर्क दिया गया हुआ है कि जिसके अंदर हमें बताया गया है कि ये चीज एसेट है, ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे, और इसमें फॉल करेगा तो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है। यानी आपने खरीदा एक एसेट था, रिकॉर्ड एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस आपने किया था, रिकॉर्ड एसेट कर दिया, ये दिस इज नॉन एरर ऑफ प्रिंसिपल।
ठीक है, और इसकी हमने एग्जांपल भी थोड़ी सी डिस्कस की थी, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। परचेस ऑफ सेकंड हैंड फर्नीचर, second hand furniture was wrongly charged to repair। यानी आपने एक सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा था और आपने अमाउंट फर्नीचर को चार्ज करनी थी, लेकिन गलती से आपने रिपेयर्स को चार्ज कर दी। ठीक है, अमाउंट मैं नहीं ले रहा, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि अमाउंट इसमें इक्वली होती है। इसी तरह सेकंड हमने पढ़ा था एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना, ओमिट कर जाना। यहाँ पर हम कहते हैं जी एरर ऑफ ओमिशन इज द एरर इन विच कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड। एक मुकम्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। मसलन आपने एक चीज को डेबिट भी करना था और क्रेडिट भी करना था, वो सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो ट्रायल पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना आपका, मतलब एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही ओमिट हो गई। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं परचेस इनवॉइस ऑफ कोई भी अमाउंट ले लें 6,000 was not recorded in books at all। यानी एक परचेज इनवाइस थी 6,000 रुपीस की, आपने बुक्स में सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए, इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा हमने आई थिंक आज से पढ़ना था, ये दो हमने पढ़े थे, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, अच्छा एरर ऑफ कमीशन जो है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। एरर ऑफ कमीशन में भी बेसिकली कमीशन में डबल एम आता है, यानी ऐसी एरर जिसके अंदर आपने एक हेड की बजाय अमाउंट दूसरे हेड में ले गए, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है। फॉलोड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी एसेट एसेट ही रिकॉर्ड हुआ है, या लाइबिलिटी है लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपने फॉलो किया है, वो गलत नहीं है। लेकिन गलती कहाँ पे हुई है? यूज रॉन्ग अकाउंट, आपने अकाउंट गलत चूज कर लिया। अगर एक एसेट रिकॉर्ड करना था, आपने एसेट ही रिकॉर्ड किया, लेकिन एसेट में आपने अकाउंट उसको हेड ऑफ अकाउंट चेंज कर दिया, एक एसेट की बजाय दूसरे एसेट में चला गया, एक एक्सपेंस की जगह दूसरे एक्सपेंस में चला गया, एक लाइबिलिटी की बजाय दूसरी लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गया, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल wages paid rupees 2,200 was wrongly debited to repairs account। ये याद रखिएगा कि एरर ऑफ कमीशन के अंदर मैंने पहले बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ, मतलब अगर कोई चीज एसेट की बजाय एक्सपेंस में चली जाएगी तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर एक एक्सपेंस एक्सपेंस में गया, मसलन यहाँ वेजेस भी एक्सपेंस है और रिपेयर भी एक्सपेंस है,
एक एक्सपेंस दूसरे एक्सपेंस में चला गया, ठीक है, वो एरर ऑफ कमीशन होती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन यानी फोर्थ टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री जिसको प्राइम बुक एरर भी कह सकते हैं, यानी ऐसी एरर जब आप प्राइम बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने लगे तो प्राइम बुक में वो गलत रिकॉर्ड हुई। जब एक चीज प्राइम बुक में गलत रिकॉर्ड होगी तो नेचुरली उसके लेजर भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम बुक का जो टोटल होता है वही लेजर्स में जाता है। अगर प्राइम बुक में एक अमाउंट गलत गई तो लेजर में भी ऑटोमेटिकली गलत जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, which entry was recorded in prime book recorded in prime book as wrong entry। यानी प्राइम बुक में एंट्री गई और आपने एंट्री रिकॉर्ड भी की लेकिन गलत एंट्री रिकॉर्ड कर दी, और अल्टीमेटली जब प्राइम बुक से हम लेजर में लेके जाएंगे तो प्राइम बुक बेस बन जाती है। जब प्राइम बुक में एक एंट्री है उसको हमने लेजर्स में लेके जाना है, जब प्राइम बुक गलत होगी तो लेजर अंडरस्टूड गलत होंगे, ठीक है। इसके लिए हम एडजस्टमेंट लिखते हैं, परचेज इनवॉइस ऑफ रुपीज 6700 in purchase day book as rupees 7600। यानी एक परचेज इनवॉइस थी 6700 की, आपने परचेज डे बुक में उसको 7600 रुपीज से रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए ये परचेज इनवॉइस है और परचेज बुक में ही जानी चाहिए, ये मिस्टेक नहीं है। आपने रिकॉर्ड की, ये भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए अमाउंट गलत कर दी। जब अमाउंट गलत की तो यहीं से आपकी ऑब्वियसली लेजर्स में जाना है, जिसकी वजह से वो भी अमाउंट आपकी गलत हो जाएगी। उसके बाद नंबर 5, रिवर्सल एंट्री एरर। अच्छा, ये वो एरर है जिसके अंदर आपने एंट्री रिवर्स रिकॉर्ड कर दी, यानी जिस चीज को डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट चीज को करना था वो डेबिट कर दिया। एंट्री आपने मुकम्मल की, डेबिट और क्रेडिट इक्वल भी है, लेकिन जो चीज डेबिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट हो गई, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी वो डेबिट हो गई। यानी डेबिट was recorded as credit and credit was recorded as debit, and vice versa। For example, हम कहते हैं जी कि a check received, check of ₹1000 received from customer
was debited to him या debited to debtors and credited to bank. अब देखिए इसमें एंट्री एरर क्या हुई है। आपने एक चेक रिसीव किया कस्टमर से, आपको डेबिट करना चाहिए था बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिट करना चाहिए था डेटर्स। आपने डेटर्स को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया बैंक को, यानी जिसको डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज रिवर्सल एंट्री एरर। एक एंट्री टोटली रिवर्स कर दिया आप। Number 6 and last, this is a very interesting error, compensating error. Compensating error, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एक एरर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, यानी दो तीन चार मिलकर एक ऐसी एरर्स हुई कि जिसने ओवरऑल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का टैली कर दिया। यानी 3 से 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो रहा है। यानी अगर इनमें से एक भी एरर कम कर दूं तो ट्रायल आउट हो जाता है। दिस इज नॉन एज कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एंड इज अ वेरी डेंजरस एरर। अव्वल तो ये इत्तफाकिया होती है, और इत्तफाकिया होना भी, चूंकि हम कहते हैं कि ये इत्तफाकिया है, सो ये तो होनी ही नहीं चाहिए। इत्तफाक हो कभी कभी तो हो जाए, वो एक अलग बात है। इत्तफाक हो जिंदगी में कभी एक आधी दफा ऐसा होता है, हिस्ट्री बनती है और वो कई सालों तक रहती है। ठीक है, जैसे क्रिकेट के अंदर एक हिस्ट्री बनी कि 111 बॉल्स पर 111 मिनट्स में 111 रन बनाए सादिक मोहम्मद ने, जो कि आज से 40-45 साल पहले बने थे, और अभी तक उसको कोई नहीं वो दोबारा रिपीट हो सका। तो ये इत्तेफाक होते हैं जो कभी कभी जिंदगी में या हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो ये एरर इस किस्म की जो है वो भी बेसिकली ऐसे, ये भी एक इत्तेफाकी एरर होती है, लेकिन सम टाइम लोग इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू, यानी आप कह लें कि अपने जो फ्रॉड्स होते हैं उनको छुपाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट डेंजरस कंपनसेटिंग एरर। जैसे स्पाइसर ने भी अपनी बुक में कहा कि मोस्ट ऑफ द एरर्स आर समटाइम कमिटेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम एट फ्रॉड। अभी हम बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे थे, तो अकाउंटेंट्स आपने क्या किया था, अकाउंटेंट्स आपने ये किया था कि आपने मुख्तलिफ एरर की, और उस इस तरह एरर की कि आपकी जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो टैली कर गई। तो इसलिए अब वो जो एरर कर रहा है वो एरर नहीं निकलाएंगी, वो फ्रॉड्स हैं। इसलिए एरर की जाती है इन ऑर्डर टू, यानी कमिट द फ्रॉड्स, फ्रॉड्स को कमिट करने के लिए। सो इसको बड़ा क्लियरफुली देखना होता है। कंपनसेटिंग एरर है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। combination effect of error ultimately balance the trial balance the trial। यानी ये ऐसी एरर है जो कॉम्बिनेशंस में है और अल्टीमेटली वो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर देती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल, परचेज लेजर was overstated by rupees 600 and sales ledger was also overstated by same amount।
यानी आपका परचेज लेजर है वो ओवरस्टेट हुआ हुआ है 600 रुपीज से, और सेल लेजर भी आपका ओवरस्टेट हुआ हुआ है 600 रुपीज से, दोनों ओवरस्टेट हुआ। अब देखो परचेज बाय नेचर डेबिट होता है, इसका मतलब डेबिट साइड ओवरस्टेट होती हो गई हुई है, और सेल लेटर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट भी ओवरस्टेट हो गई है। अगर मैं डेबिट साइड पे भी एक अमाउंट 600 की एक्स्ट्रा लिख दूं और क्रेडिट साइड पे भी एक अमाउंट 600 की एक्स्ट्रा लिख दूं तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस एरर को हम नाम देते हैं कंपनसेटिंग एरर। ये अभी मैंने दो लिखी है, लेकिन क्वेश्चन में तीन तीन भी आते हैं, इसमें चार चार भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन चारों का इस तरह आप देखेंगे कि अल्टीमेटली डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये जितनी भी एरर्स आपके सामने मैंने लिखी 1 से लेकर 6 तक, इन तमाम की तमाम एरर्स में डेबिट शैल रिमेन इक्वल टू क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट ऐसा नहीं होगा कि ये बैलेंस ना हो, ठीक है। ये हमेशा बैलेंस होगा, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने पहली टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस की। इसमें किसी को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कीजिएगा, क्योंकि अब मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रेक्टिफाई देम। ओके, चल देखिए अब अगला स्टेप मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब ये एरर्स तो हो गई, ये तो आइडेंटिफाई किए हैं, हाउ टू रेक्टिफाई देम। रेक्टिफाई द एरर। अगर कोई गलती हो गई है तो उसका एक तरीका तो ये है कि जहां पर जाकर मिस्टेक हुई है उसको ठीक कर लो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। आपने एक चीज लिख दी, उसको आप काट नहीं सकते, यानी एक मरतबा एक अमाउंट लिख दी, ये कंट्रोल सिस्टम होता है, आप इसको काट नहीं सकते। इवन आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, आईटी का दौर है तो कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर अगर आप एक एंट्री गलत पास कर चुके हो और पोस्ट हो चुकी है, अब जैसे ही उसको आप देखोगे कि मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई, उसको अगर आप क्लिक करने की कोशिश करते हो, डिलीट करने की या एडिट करने की कोशिश करते हो, तो वो ना एडिट होगी ना डिलीट होगी। इसका मतलब है कि अब उस एरर को करेक्ट करने के लिए मुझे एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। उस एंट्री को हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर भी बताई, टाइप्स ऑफ सॉरी एंट्रीज भी बताई थी। एक जगह पर जब एडजस्टमेंट शुरू की थी, वहां पर हमने मुख्तलिफ अपडेट हमने डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल हमने रिवर्सल एंट्री, ओपनिंग एंट्री बात की थी, क्लोजिंग एंट्री बात की थी, रिकॉर्डिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, और वहीं पर मैंने आपसे डिस्कस किया था रेक्टिफाइंग एंट्री। यहाँ पर अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। अच्छा, अब ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीकों से एंट्री पास की जाती है, ठीक, लेकिन करनी एक ही, इसके पीछे प्रिंसिपल एक ही है, और वो ये है कि जो एरर हुई है वो करेक्ट हो जाए और उसका करेक्ट इफेक्ट हमें नजर आ जाए। यानी खुद ब खुद वो ट्रायल बैलेंस जो है वो पहले भी टैली था, अब भी टैली रहेगा, लेकिन वो एरर दरमियान से निकल जाए। सेकंड, जब भी आप रेक्टिफाई करने लगते हो, इतनी बात बहुत अहम है, आपने माइंड में रखनी है, जगह जगह मैं यूज भी करूंगा। जिस चीज के बारे में लिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो गलत है, ऑलवेज अज्यूम द अदर इफेक्ट इज करेक्ट। मसलन जब हमने ये लिखा परचेज ऑफ सेकंड हैंड फर्नीचर, हमने एक सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा, वाज रॉन्गली चार्ज टू रिपेयर, वो रिपेयर को चला गया, तो ये फर्नीचर रिपेयर को गया, ये डेबिट साइड को गई, तो क्रेडिट के मतलब तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिट ठीक है ये गलत है। ऑलवेज अज्यूम द क्रेडिट इज करेक्ट। जिस चीज को स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये रॉन्ग है, उसका सेकंड इफेक्ट हमेशा करेक्ट होगा। मसलन जब आप फर्नीचर परचेज करते हो तो हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, अगर कैश पे खरीद रहे हैं। फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अब उसने ये लिखा है कि फर्नीचर रिपेयर में चला गया, लेकिन कैश के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, तो ऑलवेज अज्यूम कैश इज करेक्ट। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये हमेशा रेक्टिफाई करते वक्त आपने प्रिंसिपल माइंड में रखना है। सिर्फ वो गलत कंसीडर होगा, सिर्फ वो गलत कंसीडर होगा जिसके मुतालिक लिखा हुआ। ऑलवेज अज्यूम द अदर इफेक्ट इज करेक्ट, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, एंट्री एक ही करनी होती है, रेक्टिफाइंग एंट्री, लेकिन यहाँ मैं तीन बनाऊंगा समझाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने छोड़ देना है, आखिरी एंट्री की तरफ रहना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं जी करेक्ट एंट्री। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, यानी व्हाट शुड बी डन। रॉन्ग एंट्री, व्हाट हैज बीन डन रॉन्गली, ये रॉन्ग एंट्री आ गई, एंड हाउ टू रेक्टिफाई देम, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। ये मैंने जैसे पहले बोला इनिशियल स्टेज पे आप जरा 3 कॉलम बना के चलिएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करना है, ये रफ में करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन होता है वो रेक्टिफाई एंट्री होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जगह पर ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हर एरर का डिफरेंट तरीका कार है। तो सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल में आइएगा। अब वो लिख रहा है परचेज ऑफ सेकंड हैंड फर्नीचर वाज रॉन्गली चार्ज टू रिपेयर। आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। एनीवन, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट क्या था? परचेज ऑफ सेकंड हैंड फर्नीचर। सर एनीवन? परचेज को, सर वो फर्नीचर को ऐसे ट्रीट करना था हमने। हाँ, नहीं एंट्री में पूछ रहा हूँ, फर्नीचर को तो ऐसा करना था। सर इसमें फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, गुड। यानी इस एंट्री के अंदर हमारा जो डेबिट होना चाहिए, नंबरिंग में उसी के हिसाब से कर रहा हूँ, नंबर 1, यानी इसमें हमें डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर और क्रेडिट करना चाहिए था कैश। अच्छा, अब वो लिख रहा है कि जी वाज रॉन्गली चार्ज टू रिपेयर, गलती से रिपेयर में चला गया फर्नीचर। बताइएगा रॉन्ग एंट्री क्या हुई? सर एसेट की जगह हमने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। यानी आप कह सकते हो कि हमने एंट्री पास कर दी रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। यानी आपको मैंने अभी बताया है, जिस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि फर्नीचर जो है वो गलती से रिपेयर को चला गया, तो फर्नीचर की जगह मैंने रिपेयर लिखा, लेकिन ऑपोजिट अकाउंट मैंने चेंज नहीं करना। अब मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ, यानी हाउ वी कैन रेक्टिफाई देम। अब रेक्टिफाई कैसे होगा? देखिए बहुत आसान तरीका है, जो चीज गलत हुई है ना उसको रिवर्स कर दो। ये रिपेयर तो होना ही नहीं चाहिए था, तो रिपेयर्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा ताकि इसका इफेक्ट 0 हो जाए, और इसकी जगह मैं जिस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए था और रिकॉर्ड नहीं हुई, ये फर्नीचर रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको हम डेबिट करेंगे, यानी फर्नीचर डेबिट और रिपेयर्स क्रेडिट। ये मेरी रेक्टिफाई एंट्री होगी, ठीक है, फर्नीचर डेबिट और रिपेयर्स क्रेडिट। नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन में करेक्ट और रॉन्ग मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? एक ऐसी एरर जिसके अंदर एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन आपने ओमिट कर दी, एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी। भाई ओमिट कर दी, अब रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। तो एरर, अब जो एंट्री होगी उसके मुताबिक मैं एरर को रिकॉर्ड कर दूंगा, अब वो उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। द परचेज इनवॉइस ऑफ 6000 was not recorded in the books at all। एक परचेज इनवॉइस थी 6000 रुपीज की, आपने बुक्स में उसको बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। तो बताइएगा इसको रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए? सर सिंपल हम एंट्री वो डाल देंगे, मतलब कि परचेज इनवॉइस ऑफ फारिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल, एसेट और कैश होल। ठीक है, यानी आप सिंपल परचेज को डेबिट कर दोगे, और चूंकि इनवॉइस का वर्ड है तो पेएबल को क्रेडिट करोगे, कैश नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसको मुझे रॉन्ग और करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई ना, यानी यही इसकी करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग तो हुआ ही कुछ नहीं है, तो वही एंट्री रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। जरूरी नहीं हर जगह ये तीनों कॉलम में यूज करो। जब आपकी एरर ऑफ ओमिशन आ जाए, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि ऐसी एरर जिसके अंदर आपने एक ट्रांजैक्शन को टोटली ओमिट कर गए। जब ओमिट कर गए तो आप सिंपली रिकॉर्ड कर दो, जब भी आपने आइडेंटिफाई कर ली आप उसको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अब जो नंबर 3 की तरफ आते हैं, एंड दैट इज एरर ऑफ कमीशन। और एरर फॉर कमीशन जो है
जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, वेरी मच सिमिलर टू एरर ऑफ प्रिंसिपल, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि इन एरर ऑफ कमीशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज नॉट। तो इसका मतलब इसका तरीकाकार सेम वही नजर आएगा जैसे वेजेस पेड फॉर ₹2200, आपने 2200 रुपीज की वेजेस पे की है बट रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, हमने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दिया। पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री बनाइएगा, एनीवन वेजेस पेड ₹2200, ये करेक्ट है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए जब वेजेस पे करते हो? expense sir और cash। वेजेस डेबिट हो जाएगा जी और कैश क्रेडिट। अमाउंट्स वगैरह मैं छोड़ रखूँ कि यहाँ अमाउंट की इक्वली आती है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब रॉन्ग क्या हुआ, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, हमने गलती से डेबिट कर दिया रिपेयर को। किसको डेबिट किया? वेजेस जो है वो गलती से डेबिट हो गई रिपेयर को। इसका मतलब कैश अब भी करेक्ट है। इसकी रॉन्ग एंट्री क्या बनी जी? उसने क्या गलत किया repair and cash। जी? रिपेयर डेबिट की उसने और कैश क्रेडिट किया। सो हाउ कैन वी रेक्टिफाई देम? आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया था, जो चीज गलत है उसको पहले लो। जैसे रिपेयर रॉन्गली डेबिट हुआ, इसको मैं क्रेडिट करूं, लेकिन इसकी जगह मैं डेबिट इज वेजेस अकाउंट, यानी इसकी एंट्री बिल्कुल सिमिलर नजर आएगी, यानी स्टाइल इसका बिल्कुल सेम नजर आएगा जो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर भी हम 2 एंट्रीज करके रेक्टिफाई करते हैं, यहाँ पर भी 2 करके रेक्टिफाई करते हैं। सो नंबर 4, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आइएगा, परचेज इनवॉइस ऑफ ₹6700 was recorded in purchase day book as 7600। आपकी एक इनवॉइस थी 6700 की, आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दी 7600 की। अच्छा, पहले तो जरा एंट्री की तरफ आते हैं। आप जिस वक्त रिकॉर्ड करते हो, ये परचेज इनवॉइस थी 6700 की, मैं अगर आपसे कहूँ कि जी प्राइम बुक में रिकॉर्ड कर दो और उसके बाद एंट्री अगर पूछूं तो एंट्री में क्या लिखोगे? परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। आपने परचेज को डेबिट किया, पेएबल को क्रेडिट करना चाहिए था। कितनी अमाउंट से? यहाँ मैं अमाउंट लिखूंगा तो यहाँ मैटर करती है 6700 से, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अच्छा, अब जरा गौर से देखें, वाज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, वो परचेज डे बुक में ही रिकॉर्ड हुई है। इसका मतलब है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक हुई है। आपने परचेज को डेबिट किया है और पेएबल को क्रेडिट किया है। देयर इज नो इशू इन दिस एंट्री, बट व्हाट हैपेंड रॉन्ग, व्हाट वाज एक्चुअली रॉन्ग, वो कह रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है 7600, यानी आपने इसको भी 7600 किया और इसको भी 7600 किया। अब ये एंट्री दोनों साइड पे गलत है, यानी अब इसको एक पॉइंट टू से ये ठीक है, परचेज को डेबिट होना चाहिए था, हमने परचेज को ही डेबिट किया है। अब दूसरा, पेएबल को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने पेएबल को ही क्रेडिट किया है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखना है कि ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या है। लेकिन परचेज को हमें डेबिट करना चाहिए था 6700 से, हमने परचेज को डेबिट कर दिया 7600 से। वेरी सिंपल, परचेज अकाउंट जो है वो ओवरस्टेट हो चुका है। कितने से? 900 से। तो मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा ताकि ये ठीक हो जाए। ये तो आप एंट्री ओवरस्टेट अंडरस्टेट करते रहे हो इससे पहले भी 900 से, ये तो हो गया ठीक। अब आइएगा दूसरी तरफ, पेएबल जो है वो असल में क्रेडिट होना चाहिए था 6700 से, आपने पेएबल को क्रेडिट किया है 7600 से। आपने बिल्कुल ठीक क्रेडिट किया है, लेकिन अमाउंट ज्यादा लिख दी, यानी पेएबल ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया। तो व्हाट शुड आई डू? मुझे पेएबल को अब डेबिट करना पड़ेगा बाय 900। अब ये अमाउंट मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिखी कि इसकी अमाउंट जो है ना एज कम्पेयर टू द प्रीवियस में फर्क आएगा। प्रीवियस इसलिए मैंने लिखी वो सेम वही होंगी जो आ रही है, यहाँ फर्क आएगा। तो जहां पर आपकी ओरिजिनल एंट्री की
कि एरर हो जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि एरर उसमें बेसिकली इस एंट्री के अंदर ये मिस्टेक नहीं होती कि रिकॉर्डिंग गलत हुई है, एंट्री जो रॉन्ग है और करेक्ट वो एक जैसी होती है, ज्यादा इसमें फर्क अमाउंट का होता है। ठीक है। नंबर 5, रिवर्सल एंट्री एरर। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, रिवर्सल एंट्री एरर को भी। नंबर 5, वो लिख रहा है चेक ऑफ ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आपने 1000 रुपीज का चेक कस्टमर से रिसीव किया। पहले इसको कर लेते हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, एनीवन? सर बैंक डेबिट होगा, डेटर क्रेडिट होगा। डेटर क्रेडिट होगा, यानी यहाँ बैंक डेबिट होना चाहिए था 1000 से, ये अमाउंट यहाँ पर भी लूंगा, और डेटर क्रेडिट होना चाहिए था 1000 से। लेकिन हमने क्या किया, was debited to debtor and credited to bank। हमने जो एंट्री पास की वो डेटर को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से उसने मेंशन नहीं किया, वो लिखा was debited to debtor and credited to bank, वो तो मैंने कर दिया, अमाउंट नहीं लिखी हुई, इसका मतलब अमाउंट गलत नहीं है। मैंने बताया जिस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेगा वो हमेशा करेक्ट रिज्यूम करते हैं। 1000। अब इस एंट्री में हुआ क्या है कि जिस चीज को डेबिट करना था आपने उसको क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट करना था आपने उसको डेबिट कर दिया। इसका आसान तरीका ये होता है रेक्टिफाई करने का कि जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर दो या करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड कर लो। यानी बिल्कुल जिस तरह करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह मैं लिख रहा हूँ, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब ये जो मैंने एंट्री आपके सामने लिखी है ये एग्जैक्टली सेम नजर आ रही है आपको जो मैंने आपसे डिस्कस की करेक्ट एंट्री, बैंक डेबिट डेटा क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटा क्रेडिट। दूसरा मैंने क्या कहा था कि जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, यानी डेटर डेबिट था मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, जैसे मर्जी लिख दो, लेकिन अमाउंट 1000 नहीं आएगी, अमाउंट 2000। ये भी हम प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं इससे पहले, रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं कि ये एंट्री डबल क्यों हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक दफा आपने इसको रिवर्स करना है एक मरतबा, यानी 1000 रुपीज से, तो ये 0 हो जाएगी। फिर उसी एंट्री को दोबारा रिकॉर्ड करना है करेक्ट को, तो जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो बैंक डेबिट हो रहा है और फिर इसको भी डेबिट कर रहा हूँ, तो बजाय 2 मरतबा रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसको डबल कर देता हूँ। तो एक चीज याद रखनी है, जब आपकी एरर आ जाए, रिवर्सल एंट्री एरर, जो करेक्ट एंट्री है उसको पास करो और अमाउंट डबल कर दो, खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब आखिरी एंट्री जो है नंबर 6 एंट्री, उसमें जी सर अगर इसी तरह के एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा किस्म के एरर हो, यानी एक ट्रांजैक्शन में वो कंपेंसेटिंग एरर भी हो और एट द सेम टाइम उसमें या एरर ऑफ कमीशन हो या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, तो फिर उसको सर हो ही नहीं सकता, रिपेयर करने का हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो सकता है? मुझे आप बता दो कोई एरर, आपके जहन में आ रहा है तो आप बता दो, पॉसिबल ही नहीं। एक एंट्री के अंदर एक एरर हो सकती है, एक से ज्यादा कैसे हो सकती है? 2 हो सकती हैं, ओके वो सर। अमाउंट की मिस्टेक है, लेकिन वो सस्पेंस वाले दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे आप। जो ट्रायल को इफेक्ट ओके नहीं सर। करती ना, उसमें एक टाइम में एक एरर हो सकती है। हाँ, अगर एक से ज्यादा हो रही है ना, वो फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे हिस्से की तरफ। राइट, ओके सर। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब आखिरी जो कंपनसेटिंग एरर है, इसमें मुझे कोई करेक्ट एंट्री पास नहीं करनी, मुझे कोई रॉन्ग एंट्री नहीं पास करनी, मैं डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री की तरफ आऊँ। सिंपल इस एंट्री को पढ़ते जाओ, रेक्टिफाई करते जाओ, वो खुद टैली होगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। देखिए वो लिख रहा है परचेज लेजर was overstated by ₹600। पहले इसको रोकिए, इसको डायरेक्ट रेक्टिफाई करना है। बताइएगा परचेज डेबिट होती है या क्रेडिट? पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। सर परचेज डेबिट होती है। डेबिट, और डेबिट ज्यादा हो गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। ये एंट्री मैं यहाँ ले आता हूँ, ये स्पेस में बनाकर, ये नंबर 6 है ना, एंट्री नंबर 6, ये सीधी रेक्टिफाई एंट्री बना रहा हूँ। मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया जैसे आपने बताया बाय 600, ये ठीक हो गया।
इससे आगे चलिएगा। सेल लेजर वाज आल्सो ओवरस्टेटेड बाय सेम अमाउंट। अब सेल लेजर ये डेबिट होती है क्रेडिट? सर क्रेडिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट, और ये ओवरस्टेट हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो डेबिट डेबिट करेंगे। डेबिट, यानी सेल को डेबिट करूंगा। ये तो अभी दो लिखी है ना, मैंने कंपनसेटिंग में कहा था कि दो से ज्यादा भी हो सकती है। ये तीन हो चार हो, बस सिंपल इसको आप करेक्ट करते जाओ, एंड पे देखोगे कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल आया। ठीक है जी। ये मैंने पहला हिस्सा भी इसका किया, ऐसी एरर जिसमें ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा यहाँ तक। जी एनी क्वेश्चन? नो ओके जी, गुड। अब मैं आऊंगा मेन एरिया की तरफ, सेकंड पार्ट की। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। ओके जी, नंबर अब बी पार्ट आते हैं, एरर्स पुट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। इन एरर्स का इफेक्ट क्या होता है कि जिस वक्त अगर इनमें से कोई एक एरर भी कमिट हो जाए और उसके बाद, क्योंकि एरर उस वक्त तो सामने नहीं आती ना, बाद में पता लगता है। अब जिस वक्त एरर हो चुकी है, एक हुई, दो हुई, तीन हुई, अब आप महीने के एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हो। जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, यहाँ पर डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू द क्रेडिट। कभी भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा। जब नहीं आता तो हम क्या पढ़ चुके हैं, जैसे ये ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते थे, अब ट्रायल का टोटल किया, ये सिर्फ टोटल ले रहा हूं, आपने डेबिट साइड का टोटल किया तो ये आपका 285,000 आ गया, और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 299,000 आ गया। डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं विच इज सस्पेंस अकाउंट। ये जब शुरू के ट्रायल के क्वेश्चन थे वहां मैंने एक दो जगह लिखा भी था। अब ये सस्पेंस अकाउंट बाय नेचर कुछ भी नहीं, यानी अगर तुम मुझे ये कह दी कि ये एसेट होता है, लाइबिलिटी, नथिंग नथिंग नथिंग। सस्पेंस इज अ टेम्परेरी अकाउंट व्हिच इज ओपनड इन ऑर्डर टू सी द डिफरेंस इन अकाउंट्स। तो आप अगर सस्पेंस में देखें तो इसका डिफरेंस ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, क्योंकि नेचर के हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट देखते हो। ये डिफरेंस क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है, जो सी अमाउंट कम है मैं उसी वहीं पे पुट करूंगा। जैसे ये 14,000 का डिफरेंस है, मैं यहाँ पुट करता हूँ और 299,000 में इक्वल कर देता हूँ ट्राई। लेकिन ये ट्रायल मुझे क्लियरली बता रहा है कि इसके अंदर 14,000 का डिफरेंस है और वो डेबिट डिफरेंस है, यानी डेबिट साइड कम है। अगर सस्पेंस डेबिट होगा तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर सस्पेंस क्रेडिट होगा इसका मतलब है कि इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर आपका किसी भी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट आ गया तो अकाउंट्स जो बनाओगे वो तो गलत होंगे, क्योंकि इसके अंदर एरर्स मौजूद हैं। जब तक सस्पेंस का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता, याद रखिएगा, मेरा ट्रायल टैली नहीं हो सकता। अब मुझे एरर आइडेंटिफाई करती है, इसमें कौन कौन सी ऐसी एरर आती हैं जो कि आपके ट्रायल को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब जरा इसकी भी डिस्कशन करते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा होती हैं लेकिन टाइप्स कम है, लेकिन उसका एरर की नेचर्स बहुत ज्यादा है। बेशुमार एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अगेन ले रहा हूँ एरर ऑफ ओमिशन। लेकिन यहां जो ओमिशन की बात कर रहा हूं वो पार्शियल ओमिशन है, जबकि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो ओमिशन
फुल ओमिशन थी, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो ओमिट कर गए। यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं की। ये जो एरर्स हैं ये वाली, ये ज्यादा पोस्टिंग के वक्त आती है कि अब आपने रिकॉर्ड तो कर दिया, जब मैं पोस्ट करने लगा तो दो जगह लेजर में पोस्ट होता है, एक डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। एक साइड आपने पोस्ट कर दी, दूसरी साइड पोस्ट नहीं हुई, यानी वन साइड वाज ओमिटेड। दिस इज नॉन एरर ऑफ ओमिशन, यानी either debit or credit is omitted, या either debit or credit was omitted। यानी इसको फर्दर इलेबोरेट करूं तो मैं क्या कहूंगा कि डेबिट अगर रिकॉर्ड हो गया तो क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है तो डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको हम लिखेंगे पार्शियल ओमिशन एरर। फॉर एग्जांपल, इसके भी जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल्स दी थी, इसके भी एग्जांपल लेते हैं। परचेज इनवॉइस ऑफ ₹600 was not posted, और पोस्टेड का वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी रिकॉर्डिंग सही हुई है, पोस्ट गलत हुआ है। was not posted to purchase, और इसका मतलब क्या है? सिर्फ परचेज पोस्ट नहीं हुई, परचेज अकाउंट, यानी पेएबल में ये पोस्ट हो गया है, क्योंकि इनवॉइस है तो दूसरा हेड पेएबल है। और हमने शुरू से क्या पढ़ा था, जिस चीज के बारे में लिख रहा है कि दिस इज रॉन्ग, तो ऑलवेज अज्यूम द अदर साइड ऑफ अकाउंट इज करेक्ट, दूसरी साइड उसकी करेक्ट कंसीडर होगी। सिर्फ परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब ये लेंगे परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई लेकिन पेएबल रिकॉर्ड हो चुका है, was not posted to purchase। और अगर फुल ओमिशन होती तो क्या लिखा होता, परचेज इनवॉइस ऑफ ₹600 was not recorded in books, वो बुक्स में ही रिकॉर्ड नहीं हुई, ये रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन परचेज में पोस्ट नहीं हुई। इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 2, ट्रांसपोज एरर। ट्रांसपोज एरर और ये जितनी एरर है मैंने शुरू में बताया, ये सब पोस्टिंग की एरर है। ट्रांसपोज एरर क्या है कि आपके फिगर्स ट्रांसपोज हो गए, जो यूनिट वाला फिगर है वो हंड्रेड्स में आ गया, 100 वाला फिगर 1000 में चला गया। ये इस किस्म की एरर जो है वो ट्रांसपोज होती है, और ये बहुत फेमिलियर ट्रांजैक्शन वो आपकी एरर होती है। यानी एज एन अकाउंटेंट अगर मैं देखूं तो मैं भी कई दफा ये एरर कर जाता हूँ, ये आप भी कर जाते हो, हर पर्सन की नेचर है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखना था 980, मैं लिख 980 रहा हूँ लेकिन बोल 980 रहा हूँ, थिंक 980 कर रहा हूँ, लिखा 890 जा रहा है। ये फिगर्स ट्रांसपोज हो रहे हैं। जब भी ट्रांसपोज एरर होती है, याद रखना है कि इसका जो डिफरेंस आता है उसका सम हमेशा 9 के इक्वल आएगा, हमेशा 9। दुनिया जहान के फिगर ले लो, मिसाल के तौर पे मैंने 76 to 30 की, अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, जैसे मर्जी कर लो। लाइक मैंने 7 को यहाँ ले आया, 6 को ये ले आया, 3 को यहाँ ले आया, 2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। अब अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो ये 0 1 5 और 2 1। अब इसको सम कीजिएगा डिजिट को, 1 + 2 + 5 + 1 + 0, आप इसको सम करोगे ये हमेशा 9 के इक्वल आएगा। इसलिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो पहला काम ये करते हैं, जो सस्पेंस के डिजिट आते हैं, सस्पेंस डिफरेंस होता है ना, इसको सम कर लेते हैं। तो सम करते हैं, अगर ये 9 आ रहा है तो इसका मतलब ट्रांसपोज एरर कहीं होगी। ठीक है, सो ट्रांसपोज एरर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इसका जो डिफरेंस है उसके डिजिट्स का सम जो है हमेशा 9 आएगा। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी, प्रैक्टिकली हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं लेकिन अब क्वेश्चंस के अंदर हमें जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपोज एरर वो एरर है जहां पर आपने
डिजिट्स जो है वो ट्रांसपोज कर दी है। यूनिट वाज रिकॉर्डेड एज 10th वाज रिकॉर्डेड एज 100। जैसे 7, ये जो 3 का डिजिट है ये 10th का डिजिट कहलाता है, और 10th का डिजिट जो है वो 1000 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज एरर जो है ये पोस्टिंग के वक्त हो रही है, और जब मैं पोस्टिंग के वक्त ये एरर करूंगा तो 2 जगह पोस्ट होता है, तो दोनों जगह एरर नहीं होती। यानी अब मैं 980 को पोस्ट करने लगा, अब 980 को मैंने 2 लेजर्स में पोस्ट करना है, एक डेबिट करना है, डेबिट ठीक कर दिया, लेकिन क्रेडिट मैंने करते हुए लिख मैं 980 रहा हूँ, थिंक 980 कर रहा हूँ, बोल 980 रहा हूँ, लेकिन लिखा जा रहा है 890। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज एरर। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन को इससे आगे अभी मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि बाकी कल इंशाल्लाह मंडे को हम करेंगे। अब आपने मीनवाइल ये करना है कि इस वीक में आपने इसको जरा रेक्टिफिकेशन को भी करना है, जरा यही सारा जो रिवाइज करना है, और सबसे ज्यादा जोर देना आपने बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन का मैं सोल्यूशन बना के ना अपने तरीके से आपको भेज भी दूंगा कल तक इंशाल्लाह, तो आप देख लीजिएगा, फिर परसों हम जिसको डिस्कस कर लें। ठीक है, जरा अटेंडेंस लगा लीजिएगा प्लीज। जी सर, छोड़ लीव कर दें आप। अच्छा, स्टूडेंट्स अभी जाइएगा मत, 1 मिनट में अटेंडेंस लगा लीजिएगा। ओके, अब्दुल मोइज मुगल। अब्दुल मोइज मुगल। अब्दुल मोइज सफदर क्या नहीं? ठीक है, उसके माइक ठीक है। अफकारुल हक। प्रेजेंट। अहमद अब्बास। प्रेजेंट मैम। अहमद नियाज। प्रेजेंट मैम। आलिया कंवल। प्रेजेंट। अमान वहीद। प्रेजेंट। अक्सर इरफान। आयशा मेहरबान। प्रिया शहजाद। प्रेजेंट। फिल्जा इर्तजा। मायरा सुहेल। प्रेजेंट। बुशरा शबीर। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट। मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद सिकंदर आमिर। मोहम्मद वाइज। मुकद्दस मेहरबान। मुकद्दस सुहेल। अच्छा, आप लोगों के नाम शो हो रहे हैं लेकिन आप लोग प्रेजेंट नहीं बोलते, क्यों? समन सादिया। समन सादिया। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है। समीर अली। प्रेजेंट मैम। शाहजीब उमर। शहनूर ताहिर। सिद्रा जबीन। ठीक है, सिद्रा जबीन भी। सैयदा इरम बतूल। वकास प्रेजेंट अली। मैम। ठीक है। जैनुल आबदीन जहीर, और ये तो होते नहीं है। देख लें किसी की एब्सेंट मार्क हो गई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।